शुभ समाचार की शुरुआत करेंगे मंदिरों में हो रही पूजा पाठ से। बीती रात चंद्रग्रहण के बाद आज सुबह मंदिरों में पहली आरती हुई। देश भर के मंदिरों में सुबह पहले सफाई की गई, भगवान को स्नान करवाया गया और फिर आरती हुई। ग्रहण खत्म होने के बाद आज की सुबह पवित्र नदियों के घाटों पर आस्था और भक्त का मनमोहन दृश्य देखने को मिला। महामेला यहाँ पर देखने को मिला। भक्त स्नान दान के लिए नदियों के किनारे पहुंच रहे हैं। इन दिनों पितृपक्ष चल रहा है, आप जैसा कि जानते हैं। लोग अपने पितरों की शांति के लिए उनका तर्पण भी कर रहे हैं। गया, हरिद्वार और बद्रीनाथ धाम में पितरों के तर्पण का विशेष महत्व माना जाता है। ऐसे में हरिद्वार, वाराणसी, उज्जैन और संगम नगरी प्रयागराज सभी जगह एक जैसा ही माहौल देखने को मिला। तमाम तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर किस प्रकार से ग्रहण के बाद पूजा पाठ का जो सिलसिला है वो तमाम अलग अलग मंदिरों में देखने को मिला। और पितृपक्ष के मौके पर भी तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, स्नान दान कर रहे हैं और जो भी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना का सिलसिला वो लगातार जारी है। ग्रहण खत्म होने के बाद उज्जैन के महाकाल मंदिर की सफाई की गई। मंदिर के कपाट और सभी देवी देवताओं की मूर्ति को अच्छे से साफ किया गया। पानी की बौछार से मंदिर का कोना कोना क्लीन कर दिया गया। सुबह पूजा शुरू होने से पहले सफाई का काम जो है पूरा कर लिया गया। तमाम भक्त ऐसे में पहुंचे। विधि विधान के साथ ग्रहण काल के बाद जिस प्रकार से शुद्धिकरण का जो सिलसिला होता है, जो कार्यक्रम होता है, उसको निभाया गया और ये मेक श्योर किया गया कि पूरा मंदिर परिसर गंगा जल से अच्छे से शुद्ध कर दिया जाए। उसके बाद पूजा अर्चना के बाद सिलसिला लगातार जारी है। महाकाल की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि इस प्रकार से साफ सफाई का जो सिलसिला है वो निभाया गया। उज्जैन की ये तस्वीरें हैं। तमाम न सिर्फ मंदिर परिसर में बल्कि बाहर पिलर्स से लेकर ऊपर गुंबद तक साफ सफाई की गई। किसी भी प्रकार का कोई दोष ना लग सके ऐसा प्रयास किया गया। गंगा जल छिड़क कर तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको महाकाल मंदिर की। जैसे कि सफाई की हमने तस्वीरें दिखाई, उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में हमेशा की तरह महाकालेश्वर का अभिषेक किया गया। दुग्ध, दही, घी, शहद और शक्कर से भगवान को स्नान करवाया गया, यानी पंचामृत से स्नान के बाद भव्य श्रृंगार उनका किया गया। महाकाल की भव्य आरती भी उतारी गई। तस्वीरें देखिए, भस्म आरती का नज़ारा देखने लायक था। बड़ी संख्या में भक्त अभिषेक और आरती के दौरान मंदिर परिसर में मौजूद रहे और डमरू और आरती से जो फिजा है वो एकदम पॉजिटिव, सकारात्मक, गुंजायमान। भगवान श्री महाकालेश्वर के दरबार में प्रातःकाल की भस्म आरती से पूर्व पहले महाकालेश्वर का मंदिर पूरा धोया गया भगवान का, एवं गर्भगृह धोया गया। विधि विधान से समस्त पुजारी पुरोहित द्वारा अभिषेक पूजन किया गया। भगवान का पंचामृत पूजन किया गया। उसके बाद श्रृंगारित कर भगवान को भस्म आरती करी गई एवं समस्त भक्तों की मनोकामना पूर्ण हेतु बाबा से प्रार्थना करी कि हे भगवान महाकालेश्वर, आपके समस्त भक्तों का कल्याण हो, समस्त संसार का कल्याण हो और बाबा महाकाल के आशीर्वाद सदैव बने रहे। तो देखिए, देश दुनिया में रात में चंद्रग्रहण लगा। इस बीच सुबह मंदिरों में भी भारी भीड़ देखने को मिली। पितृपक्ष भी शुरू हो चुका है, जैसा कि आप जानते हैं। वैसे रात में चंद्रग्रहण की एक अद्भुत खगोलीय घटना भी हुई। देश दुनिया रात में इसकी गवाह बनी। रात करीब 9:58 पर चंद्रग्रहण शुरू हुआ और फिर देर रात 1:26 पर खत्म हुआ। चंद्रग्रहण दिल्ली और बेंगलुरु समेत भारत के अधिकांश हिस्सों में दिखाई देखने को मिला। तो वहीं पर विदेशों में भी इसका नज़ारा देखने को मिला। साल का अंतिम ये चंद्रग्रहण है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक और तस्वीर देखिए किस प्रकार से पूरा ऐसा लग रहा है बादलों के सायों से ढका हुआ नजर आया चंद्रमा। और दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से सुबह से पूजा पाठ का जो सिलसिला हुआ, शुद्धिकरण का जो सिलसिला हुआ, वो पूरे देश में देखने को मिला। ऐसे में तमाम भक्त पहुंचे, श्रद्धालु, स्नान दान का कार्यक्रम किया गया
और साथ ही साथ विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने का जो सिलसिला है वो भी देखने को मिला। लेकिन रात की ये तस्वीरें अद्भुत रहीं, खगोलीय दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी। आज शिव की नगरी काशी की सुबह आम दिनों से अलग दिखी। चंद्र ग्रहण के बाद भक्तों ने मोक्षदायिनी गंगा में डुबकी लगाई। भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया गया। पितृपक्ष होने की वजह से बड़ी संख्या में लोग वाराणसी पहुंचे हुए और भक्तों ने अपने पितरों का तर्पण भी किया। और इसी के सिलसिले में हजारों की संख्या में भक्त पहुंचे। उन्होंने विधि विधान के साथ स्नान किया। आज स्नान दान का जो महत्व है उसे के तहत तमाम श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ किया और पितरों के तर्पण के लिए इस प्रकार की शांति की प्रार्थना की गई। ग्रहण के पर्व के बाद में स्नान किया जाता है। इसका बहुत बड़ा पुण्य होता है। गंगा जी में स्नान करना चाहिए, तो इसलिए स्नान करने हम लोग आए हैं बलरामपुर से। और देखिए, हरि की नगरी हरिद्वार में सुबह से भक्तों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार बना हुआ है। भक्त गंगा स्नान के साथ दान, तप और जप में लीन नजर आ रहे हैं। चंद्र ग्रहण के बाद भक्तों ने गंगा में डुबकी लगाई और मां गंगा का आशीर्वाद लिया। तस्वीरें देखिए, घाट की ये तस्वीरें हैं। हजारों श्रद्धालु आपको नजर आएंगे, स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं तमाम भक्त घाटों पर। संगम नगरी प्रयागराज में भी देखिए भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। सुबह से भक्त दर्शन और पूजन करने के लिए पहुंच रहे हैं। त्रिवेणी में स्नान दान के बाद भक्त पितरों का तर्पण करते हुए नजर आए, जबकि बड़ी संख्या में लोग मंदिरों की तरफ भी बढ़ते हुए नजर आए। पितृपक्ष में प्रयागराज में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला बढ़ जाता है। तमाम संयोग और योग इस बार बन रहे हैं। ऐसे में तमाम भक्त श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और कोशिश जाहिर तौर पर यही की जा रही है, स्नान दान के बाद, पितरों के तर्पण के बाद भगवान का आशीर्वाद दिया जाए, पुण्य कमाया जाए। हम संगम पे आए हैं भैया, और आज श्राद्ध का पहला दिन है। कल जो है चंद्र ग्रहण था, तो स्नान दान पुण्य और पितरों को जो है। प्रयागराज में आए हैं, संगम में स्नान करने के लिए आए हैं। गोरखपुर से आए हैं और स्नान किए हैं, दान उन किए हैं। कल ग्रहण लगा था, उस अवसर पे जो है हम लोग यहाँ पर आए हैं और स्नान किए हैं। रात में भी लोगों ने स्नान किया है, इसके बाद उदया तिथि में भी स्नान किए। सुबह 3 बजे 2:30 बजे से ही स्नान चल रहा है। ये आज मुख्य पर्व है स्नान का। स्नान लोग कर रहे हैं, श्राद्ध कर रहे हैं, तीर्थ और दान पुण्य कर रहे हैं। स्नान के बाद में यही इनका क्रम चल रहा है अभी। और इसी क्रम में चंद्र ग्रहण के बाद आज सुबह दिल्ली के चांदनी चौक स्थित गौरी शंकर मंदिर में भक्त महादेव और महागौरी की पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। तस्वीरें देखिए, उजाला होने से पहले भक्त दर्शन करने के लिए पहुंचने लगे थे। भक्तों ने महादेव का अभिषेक किया, विधि विधान के साथ माता गौरा का श्रृंगार किया गया और फिर शंकर जी की आरती उतारी गई। तमाम श्रद्धालु वहां पर पहुंचे। किस प्रकार से विशेष श्रृंगार किया गया, ये तस्वीरें आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं। चांदनी चौक की ये तस्वीरें हैं दिल्ली में, किस प्रकार से तमाम श्रद्धालु पहुंचे और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। विशेष श्रृंगार के साथ भोग लगाया गया। आप सभी को विदित है कि कल चंद्र ग्रहण था और संपूर्ण भारतवर्ष में यह ग्रहण दिखाई दिया। और इस ग्रहण का समय रात्रि 9:57 से लेकर के और 1:28 तक ये चंद्र ग्रहण था। तो शुद्धिकरण के बारे में जहाँ तक आप पूछना चाह रहे हैं, तो शुद्धिकरण का मतलब भगवान का स्नान। घर में भी, मंदिरों में भी, वैसे तो सभी जगह शुद्धिकरण होना चाहिए। विशेष करके मंदिरों में भगवान का ग्रहण के पश्चात सबसे पहले ब्राह्मण लोग स्वयं स्नान करते हैं और उसके बाद भगवान के पट खोलने के बाद भगवान का स्नान कराया जाता है। उसके बाद पंचामृत से दूध, दही, घी, शहद, बूरा से भगवान का स्नान किया जाता है। इस प्रकार से शुद्धिकरण होता है। और देखिए, लखनऊ के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में चंद्र ग्रहण के बाद सफाई अभियान चलाया गया और फिर मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए गए। पूजा पाठ में बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। बजरंग बली के जयकारों से पूरी फिजा गुंजायमान हुई। भक्तिमय माहौल देखने को मिला। तमाम श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे रहे। पहले
पूरे विधि विधान के साथ शुद्धिकरण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें गंगा जल के साथ शुद्ध किया गया पूरे मंदिर को। जैसा कि आप जानते हैं, कल रात ग्रहण लगा हुआ था और उसके बाद तमाम भक्त पहुंचे और उन्होंने पूजा पाठ की। देखिए, पितरों यानी पूर्वजों के सम्मान, उनके प्रति आभार प्रकट करने के पर्व यानी पितृपक्ष की शुरुआत अब हो चुकी है। इस दौरान लोग अपने पितरों के लिए पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध कर्म करते हैं ताकि उन्हें मोक्ष प्राप्त हो सके। साथ ही साथ पूर्वजों का परिवारजनों को आशीर्वाद मिलता रहे। संगम नगरी प्रयागराज से लेकर हरिद्वार और बद्रीनाथ से लेकर बिहार के गया तक बड़ी तादाद में श्रद्धालु पिंडदान के लिए पहुंच रहे हैं। सनातन परंपरा का पवित्र कालखंड पितृपक्ष जो अब आरंभ हो चुका है। पितृपक्ष यानी वो अवधि जब संतानें अपने पितरों के प्रति श्रद्धा, कृतज्ञता और मोक्ष की प्रार्थना करती हैं। पितृपक्ष यानी पितरों का पक्ष, ऐसा समय जब पितरों यानी पूर्वजों के लिए पूरी श्रद्धा से अर्पण और तर्पण किया जाता है। ये जीवन के सभी ऋणों से मुक्ति का समय है, पूर्वजों का आशीर्वाद पाने का समय है। पितृपक्ष की शुरुआत के मौके पर प्रयागराज में भी संगम तट पर हजारों श्रद्धालुओं ने पितरों की शांति के लिए पिंडदान और तर्पण किया। हालांकि रविवार की रात चंद्र ग्रहण लगने के कारण मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए थे, लेकिन ग्रहण के खत्म होने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में ही मंदिरों को पवित्र कर एक बार फिर कपाट खोले गए। तीर्थ पुरोहितों के अनुसार पितृ मुक्ति का प्रथम पिंडदान प्रयागराज में होता है। यहाँ किए गए पिंडदान से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रयागराज को पितृ मुक्ति का प्रथम और मुख्य द्वार माना जाता है। जब कोई घर से पिंडदान करने के लिए निकलता है, गया वर्जन श्राद्ध करने के लिए निकलता है, तो सर्वप्रथम वो प्रयागराज में आता है, वो विष्णु मुख कहलाता है। फिर उसके बाद वो काशी में करते हैं, विष्णु नाभि काशी में। फिर उसके बाद वो करते हैं गया जी में, जो कि चरण गया जी है। और ये तीनों करने के बाद लोग जो है जब कभी अवसर लगता है तो जाके बद्रीनाथ, केदारनाथ में भी पिंडदान करके वो जो है अपने पितरों को मोक्ष दिलाते हैं। धर्म नगरी हरिद्वार के प्राचीन नारायणी शिला मंदिर में भी पितृपक्ष के आरंभ के बाद भक्तों की भीड़ पहुंची। यहाँ हजारों श्रद्धालु अपने पितरों के श्राद्ध के लिए पहुंचे। पुजारियों के अनुसार नारायणी शिला में की गई पूजा से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और सुख शांति की प्राप्ति होती है। जो यहाँ श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों के लिए श्राद्ध करता है, वह अपने 100 पितृकुल, पिता बाबा आदि और 100 मातृकुल अर्थात नाना नाना आदि और स्वयं का मोक्ष कर लेता है। इसमें कोई संशय ही नहीं। भगवान विष्णु के सर्वश्रेष्ठ धाम बद्रीनाथ को मोक्ष का धाम कहा जाता है। इसी वजह से पितृपक्ष के मौके पर बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाल घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। अलकनंदा नदी के किनारे स्थित ब्रह्मा जी के मस्तक स्वरूप इस शिला पर अंतिम पिंडदान करने से किसी दूसरे स्थान पर पिंडदान की आवश्यकता नहीं रहती। महाकाल की नगरी उज्जैन में भी श्राद्ध की बयार बह रही है। सिद्धवत घाट और गाय कोठा तीर्थ पर हजारों श्रद्धालु श्राद्ध करने पहुंचे। कहते हैं कि यहाँ माता सीता ने वनवास काल में वट वृक्ष रोपित किया था। वहीं गाय कोठा में भगवान कृष्ण ने अपने गुरु के पुत्रों की मुक्ति के लिए छिपी फाल्गु नदी प्रकट की थी। पिंडदान के लिए यहाँ गया जी जैसा महत्व है। यहाँ दशा कर्म होता है, नाग बलि, नारायण बलि होती है, पितृ शांति के लिए जो है त्रिपिंड श्राद्ध होता है और फिर अंत में भगवान को दूध चढ़ाया जाता है। ये पितरों की शांति होती है तो घर में सुख शांति होती है। पितृपक्ष में पिंडदान की परंपरा के लिए प्रयागराज, काशी और गया खास माने जाते हैं।
गया में श्राद्ध करने की मान्यता हजारों वर्षों से चली आ रही है। यहाँ होने वाला पितृपक्ष मेला विश्व भर के श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। यही वजह है कि गया के विष्णुपद मंदिर में NRI कल्याण ने अपने दिवंगत भाई और पितरों के लिए पिंडदान किया। हमारा भाई गुजर गए थे पिछले साल, तो उनका प्रथम संवत्सरिक पूजा के लिए आए थे हम इधर। हम यही भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनको वैकुंठ लोक मिले। इस बार पितृपक्ष के मौके पर एक दुर्लभ संयोग भी बन रहा है, क्योंकि इस साल पितृपक्ष का आरंभ 7 सितंबर से हो रहा है और इसका समापन 21 सितंबर को होगा। यानी पितृपक्ष की शुरुआत चंद्र ग्रहण से होकर समापन सूर्य ग्रहण पर होगा। पितृपक्ष केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि भावनाओं और आत्मिक ऋण से जुड़ी एक ऐसी साधना है जो व्यक्ति को अपने पूर्वजों से जोड़ती है। देश भर के पवित्र तीर्थ स्थलों पर हो रहा अनुष्ठान श्रद्धा, कृतज्ञता और मोक्ष की एक अद्वितीय यात्रा है। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, चमोली से कमल नयन सिलोड़ी और उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ गया से पंकज कुमार। गुड न्यूज टुडे। एशिया कप 2025 के फाइनल्स का खिताब अपने नाम करके भारतीय हॉकी टीम ने फिर से इतिहास रच दिया है। इस जीत के साथ ही भारतीय हॉकी टीम चौथी बार एशिया कप की विजेता बन चुकी है। वहीं पर भारतीय टीम ने साउथ कोरिया को हराकर अपना 12 साल पुराना बदला भी पूरा कर लिया है। देखिए तस्वीरें आपको दिखाने किस प्रकार से भारतीय टीम ने हॉकी एशिया कप में इतिहास रच दिया। एशिया कप जीतने के साथ ही भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया है। भारत ने एशिया कप पर कब्जा कर लिया है। उसने फाइनल्स में साउथ कोरिया को 4-1 से हराया। भारत के सामने कोरियाई टीम टिक नहीं पाई। इस तरह खिताब जीतने के साथ ही भारत ने अगले साल होने वाले हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के लिए भी अब क्वालिफाई कर लिया। पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने दमदार प्रदर्शन किया और एक भी मैच हारा नहीं। फाइनल में भारतीय जाबाजों की शानदार प्रदर्शन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तारीफ की है और बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने टीम पर गर्व जताया है और उनका हौसला बढ़ाया। यानी भारत के लिए ये जीत बड़ी जीत है और इसके मायने भी खास। स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट और भारत माता का जय घोष। ये नजारा है राजगीर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का, जहां भारतीय हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया। हॉकी में टीम इंडिया ने चौथी बार एशिया कप के खिताब पर कब्जा किया है। रविवार को खेले गए एशिया कप के ऐतिहासिक फाइनल में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दक्षिण कोरिया की टीम को 4-1 से मात दी। हैरान करने वाली बात यह है कि पिछले 31 सालों में एशिया कप हॉकी का खिताब भारत और दक्षिण कोरिया ने ही जीता है। मतलब ये कि किसी तीसरी टीम ने पिछले 31 सालों में खिताब पर कब्जा नहीं किया है। पिछले 9 एशिया कप टूर्नामेंट में दक्षिण कोरिया 5 बार और भारत 4 बार जीता है। 8 साल बाद भारत ने चौथी बार एशिया कप का टाइटल अपने नाम किया है। आप हर मैच से सीखते हैं, जैसे मैं हर मैच के बाद भी यही बोलता हूँ कि प्लस और माइनस रहता ही हमेशा, बट कितनी जल्दी आप उसको एनालाइज करके उस पर वर्क करके चीज़ों को अप्लाई करते हैं वो मैटर करता है। तो आई थिंक एज ए टीम डिफेंस हमने काफ़ी अच्छी की है। एशिया कप में भारतीय हॉकी टीम की जीत दोहरी खुशी जैसी है, क्योंकि इस जीत के साथ ही मैन इन ब्लू ने अगले साल 2026 में होने वाले हॉकी वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो अजय रही है भारतीय टीम, 4-1 से हरा दिया। यकीनन ये जीत बड़ी है और इस जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश और टीम को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा, बिहार के राजगीर में आयोजित एशिया कप 2025 में शानदार जीत के लिए हमारी पुरुष हॉकी टीम को बधाई। ये जीत और भी ज़्यादा खास है क्योंकि उन्होंने पिछले विजेता दक्षिण कोरिया को हराया है। ये भारतीय हॉकी और भारतीय खेलों के लिए गर्व का क्षण है। हमारे खिलाड़ी और भी ऊंचाइयों को छूते रहें और देश को
और ज्यादा गौरवान्वित करते रहें, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा। तो प्रधानमंत्री भी इस कामयाबी को लेकर काफी खुश हैं। देखिए, हॉकी में जीत के बाद देश में जश्न की तस्वीरें देखने को मिली। अमृतसर में भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी दिलप्रीत सिंह के घर से भी जश्न की तस्वीरें निकलकर सामने आई। परिवार ने इस जीत पर खुशी जाहिर की, मिठाई बांटी, सेलिब्रेट किया। पल बड़ा था, खुशी का ये मौका था। परिवार सहित पूरा देश जश्न मना रहा है और इसी के साथ वर्ल्ड कप के लिए भी हमने क्वालिफाई कर लिया। दो गोल किए हैं, इसकी बहुत खुशी है, लेकिन इंडिया टीम जीती है, सबसे बड़ी ये खुशी है। बहुत अच्छा लगा। जो नेक्स्ट 2026 में 2026 में होना है वर्ल्ड कप, उसमें ये डायरेक्ट एंट्री होगी है, ये डायरेक्ट टीम जाएगी। तो कैसी खुशी है? बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा लगा। इंडिया टीम जीती। हाँ, मिठाई खाई है, आपको खाओ, आप भी मुंह मीठा करो। बहुत ज्यादा खुशी हुई है। आपके बेटे ने 2 गोल मारे आ, इंडिया टीम का नाम रोशन किया। बहुत वधिया लगा। बहुत खुशी का माहौल है जी, अज बहुत खुशी का माहौल है। मिठाइयां खा रहे हैं। बात कुछ और खबरों की हो जाए, आपको लेकर चलते हैं मुंबई के जुहू बीच पर, जहां बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार सफाई करते हुए नजर आए। दरअसल रविवार को अक्षय कुमार एक सफाई अभियान का हिस्सा बने। इस बीच अक्षय ग्लव्स पहनकर सफाई करते हुए नजर आए। अक्षय ने गणेश विसर्जन के बाद बीच पर इकट्ठा हुआ कूड़ा साफ किया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी और बेटी भी साथ निभाते हुए नजर आई और तमाम वॉलंटियर्स भी इस वक्त वहाँ पर तब मौजूद हो गए, इकट्ठा हुए और उन्होंने बढ़ चढ़कर इस सफाई अभियान में हिस्सा लिया, क्योंकि हम सभी को मिलकर ही सफाई अभियान में हिस्सा लेना है और ये मेक श्योर करना है कि किसी भी प्रकार की कोई गंदगी ना हो सके। खासकर इतने बड़े महोत्सव के बाद, गणेश महोत्सव के बाद तमाम प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया और उसके बाद इस स्वच्छता अभियान के तहत अक्षय कुमार, देवेंद्र फडणवीस की पत्नी भी नजर आई साथ। अब आपको लेकर चलते हैं सिंगापुर में, जहां पर लीशा उत्सव परेड का भव्य आयोजन किया गया। इस परेड का हिस्सा बनने के लिए मणिपुरी सांस्कृतिक दल को खास तौर पर निमंत्रण पर बुलाया गया, जिन्होंने भारतीय विरासत केंद्र के सामने अपनी प्रस्तुति दी। इस दौरान मनमोहक नृत्य, ढोल की थाप और मणिपुरी मार्शल आर्ट्स के अद्भुत प्रदर्शन देखने को मिले। मणिपुर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की जीवंत प्रदर्शन से मंत्रमुग्ध होकर वहां भारी संख्या में लोग पहुंचे और सांस्कृतिक दल का तालियों की गड़गड़ाहट के साथ भव्य स्वागत किया गया। वहीं पर सिंगापुर में दीपावली दीपोत्सव समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें भव्य प्रस्तुति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर सिंगापुर के राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और अधिकारी भी मौजूद रहे। तस्वीरें देखिए। चेक गणराज्य के रादेक क्रालोव में बैलून का फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें 80 से ज़्यादा विशालकाय गुब्बारों को शामिल किया गया। कार्यक्रम के दौरान कई रंग बिरंगे गुब्बारे आसमान में रंग भरते हुए नजर आए। रादेक क्रालोव शहर के 800 साल पूरे होने के मौके पर बैलून फेस्टिवल का ये आयोजन किया गया। रंग बिरंगे विशालकाय गुब्बारों से पटा चेक गणराज्य के शहर हार्देक क्रालोव का आसमान। बैलून फिएस्टा के लिए 80 से ज्यादा गुब्बारे आसमान में उड़े, जो हार्देक क्रालोव के 800 साल पूरे होने पर मनाया गया। इस दौरान ये बैलून शहर के आसपास के खेतों और जंगलों के ऊपर से गुजरे। इस नजारे को देखने के लिए सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए। यूं तो कई किस्म के हॉट एयर बैलून हवा से बातें कर रहे थे, लेकिन कॉफी मग की शेप में गुब्बारे ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। गुब्बारों के उड़ान भरने से पहले पायलट्स और क्रू मेंबर्स ने गुब्बारों में गर्म हवा भरने के लिए खूब मशक्कत की। एक बार जब बैलून उड़ने लायक स्थिति में आया तो बैलून पायलट्स ने इस शानदार सफर को खूब एंजॉय किया।
साथ ही आसमान से शहर के खूबसूरत नजारों का लुत्फ भी उठाया। चेक गणराज्य में ये बैलून फिएस्टा 2019 से लगातार मनाया जा रहा है, लेकिन इस बार राजकोष शहर की जगह हार्देक क्रालोव को आयोजन के लिए चुना गया, जो यहाँ के लोगों के लिए एक खूबसूरत एहसास से कम नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, चीन में इन दिनों फुटबॉल ड्रोन काफी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। इस खेल में हर टीम के पास 5 ड्रोन होते हैं और उन्हें कंट्रोल करने के लिए 5 खिलाड़ी जो गोल दागने के लिए लगातार जद्दोजहद करते हैं। चीन के वुहू शहर में इन दिनों फुटबॉल ड्रोन का टूर्नामेंट चल रहा है, जिसमें टीमें भाग ले रही हैं। देखिए, हवा में उड़ते फुटबॉल के आकार के ये ड्रोन दरअसल पूर्वी चीन के वुहू शहर में चल रहे ड्रोन फुटबॉल टूर्नामेंट का हिस्सा है। टेक्नोलॉजी और खेल के मेल से निकला एक नया रोमांचक खेल। इस टूर्नामेंट में शहर की 12 क्षेत्रीय टीमों ने हिस्सा लिया, जहां खिलाड़ी मैदान में नहीं बल्कि आसमान में भिड़े। ये केवल तकनीक नहीं, रणनीति और टीम वर्क का खेल है। फुटबॉल ड्रोन खेल में धैर्य, नियंत्रण और सटीकता का विशेष महत्व है। जीत उसी टीम की होती है जो इन तीनों बिंदुओं पर खरी उतरती है। इस खेल में ड्रोन को एक घेरे से गुजारना होता है, जो स्कोरिंग का मुख्य तरीका है। हर टीम के पास 5 ड्रोन होते हैं और उन्हें कंट्रोल करने के लिए 5 खिलाड़ी जो गोल दागने के लिए लगातार जद्दोजहद करते हैं। चीन में इस खेल की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। ड्रोन फुटबॉल जैसे खेल न केवल भविष्य की झलक दिखाते हैं, बल्कि युवाओं को तकनीक से जोड़ते हुए उन्हें एक नया मंच भी प्रदान करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चीन में वर्ल्ड स्मार्ट इंडस्ट्री एक्सपो 2025 का आयोजन हो रहा है और जहां पर कई किस्मों के रोबोट्स की प्रदर्शनी देखने को मिली, जिसमें द 5 नाम का एक ह्यूमनॉइड रोबोट सुर्खियों में बटोर रहा है। ये रोबोट बुजुर्गों की देखभाल करने के लिए खास तरीके से डिजाइन किया गया है। इसके अलावा यहां पर प्रदर्शनी में शामिल बॉक्सर रोबोट भी अपने अनोखे अंदाज की वजह से लोगों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र है। रोबोट दे रहा जादू की छप्पी। इंसानों को गले लगाते वक्त ये रोबोट इस बात का खास ख्याल रख रहा है कि उसकी पकड़ का दबाव ज्यादा ना हो। इस ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम द 5 है, जिसे बुजुर्गों की देखभाल के लिहाज से डिजाइन किया गया है। यहाँ के कर्मचारी को गले लगाकर और हाथ मिलाकर द 5 ने नर्सिंग के क्षेत्र में अपनी कुशलता का डेमो दिया। इस तरह के स्मार्ट रोबोट्स की प्रदर्शनी चीन के चोंगकिंग नगर पालिका में चल रही है, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस उन रोबोट्स को प्रदर्शित किया गया है जो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में धीरे धीरे शामिल हो रहे हैं। इस प्रदर्शनी में बॉक्सर रोबोट अपने पंच लगाने के अंदाज से चर्चा में है। यहाँ छोटे से लेकर बड़े हर साइज के रोबोट्स को प्रदर्शित किया गया। चीन में रोबोट्स का चलन अब आम हो चुका है। रोबोटिक्स कंपनियां लोगों की डिमांड के मुताबिक अपने रोबोट्स को डिजाइन करके मार्केट में उतार रही हैं। स्मार्ट इंडस्ट्री एग्जीबिशन में जहां लोगों को एक से बढ़कर एक रोबोट्स देखने को मिले, वहीं अलग अलग तरीके के ड्रोन्स ने भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।